अमूमन ख़वातीन जब रिश्ते के लिए जाती हैं तो वो लड़की से 100 ऐब निकालती हैं। मैं भी पेशे के एतबार से एक उस्तानी थी। मैंने ज़िंदगी भर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, इसीलिए चाहती थी कि मैं जिस लड़की को ब्याह कर अपने बेटे नवीद के लिए घर लाऊं, वो सुलझी हुई और बाअदब हो। तब एक दिन अपनी नंद के बताए हुए घर पहुंच गई। उसने बताया कि नवीद के लिए ये लड़की बहुत अच्छी रहेगी। राशिदा ने उस लड़की की इस कदर तारीफ़ें की थीं कि मैं भी उसे देखने के लिए बेताब थी। मेरे नवीद को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद थीं। हुस्न उसकी कमज़ोरी था, इसीलिए मैंने राशिदा की बात को संजीदगी से लिया और इन लोगों के घर रिश्ता लेने पहुंच गई। मैं और मेरी नंद साथ ही गए थे। जब हम दोनों ने लड़की को देखा तो देखते ही रह गई। वो वाकई चंदे आफताब चंदे महताब थी, खूबसूरत इस कदर कि जो एक नज़र देखता ही रह जाता। लड़की के बाप ने बताया कि इसकी माँ मर चुकी है। बचपन में ही माँ से महरूमी के बायस उसकी ज़िंदगी में माँ की मोहब्बत न मिलने पर काफ़ी महरूमियाँ हैं और इन्हीं महरूमियों ने उसे कुछ मुख्तलिफ बना दिया था। उसकी चाल ढाल और आदतें लड़कों वाली थीं, यहाँ तक कि उसने आस्तीन भी चढ़ा रखी थी। उसकी ये आदतें उसके सारे हुस्न पर पानी फेर रही थीं। मैं अमूमन बच्चों के लिए नरम गोशा रखती हूँ, मगर अपने नवीद की फितरत से वाकिफ़ थी। वो इंतहाई गुसीला और ऐसा लड़का था जिसे लड़कियां ताबेदार और फर्माबरदार ही अच्छी लगती थीं। अपनी बहनों को भी अपने सामने ऊंची आवाज़ में बात न करने देता। फिर मियाँ बीवी का रिश्ता तो ऐसा होता है कि शौहर बीवी पर हुक्म ही चलाता है। मैं उस लड़की की फितरत एक पल में जान गई थी। मैं जानती थी कि उसकी फितरत में बागियानापन है और ये मेरे बेटे नवीद के साथ न चल पाएगी। तभी इस रिश्ते से इनकार कर दिया और घर आ गई। लेकिन घर आकर मेरा दिल बड़ा मायूस हुआ। मैं उसे ठुकराना न चाहती थी। तभी एक दिन बाद कॉल करके मैंने नाज़ली के बाप से मुआज़रत कर ली। उन्हें बताया कि मेरा बेटा इस किस्म की तबीयत की लड़कियों को पसंद नहीं करता। बाद में आपकी बेटी को तकलीफ़ ना हो, इसीलिए मुआज़रत कर रही हूँ। तब ये भी बोले कि आप सही कहती हैं बहन जी, मेरी बेटी में लड़कों की आदतें तो हैं, क्योंकि इसे माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन अगर इसे मोहब्बत और प्यार से रखा जाए तो ये सुधर जाएगी। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आप मुझे समझदार लगी हैं, दिल की नरम हैं, इसीलिए चाहता हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता आपके घर हो जाए। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा अपने बेटे के लिए मुनासिब समझें वैसा ही करें। मुझे उस शख्स की आजिज़ी भा गई। मैंने सोचा अगर इस कदर आजिज़ लड़की का बाप है तो यकीनन लड़की भी अच्छी फितरत की मालिक होगी। उसे मैं अपनी तरबियत में दोबारा इनके घर रिश्ते के लिए गई और फिर जब नवीद ने इस लड़की को देखा, वो तो जैसे दिलो जान से उस पर फिदा ही हो गया। यूँ हम लोगों का इरादा बदल गया। अब मैंने सोच लिया कि इसे ही अपनी बहू बनाऊंगी और नवीद तो ज़िद पर उतर आया था। बोला कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से, वरना किसी को अपनी बीवी न बनाऊंगा। मैं भी जान गई थी कि इनकी खूब जमेगी। अगरचे लड़की की तबीयत में बागियानापन तो है, मगर वो मेरे बेटे को अपने हुस्न से राम कर लेगी। फिर बेटा भी ऐसी शख्सियत का मालिक था कि वो लोगों को बदलने का हुनर जानता था। बहरहाल हम लोग नाज़ली को ब्याह कर घर ले आए, मगर ये जानकर मुझे सख्त हैरत हुई कि नाज़ली में लड़कों वाली कोई बात न रही थी। वो डरी सहमी और खाली खाली आंखों से हम सब को देखती। उसका ये रवैया मेरे लिए हैरत का बाइस था। मैंने तो सुना था कि वो इंतहाई बागी तबीयत की मालिक थी और शरारतें उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन वो इस कदर संजीदा कैसे हो गई, ये एक मुअम्मा था। बहरहाल मैंने देखा कि नाज़ली इस शादी से खुश नहीं थी। वो हर पल मुझे रोती नजर आती। मेरा बेटा तो उसे पाने की खुशी में खोया हुआ था। उसने शायद इन बातों को ज़्यादा दिल पर ना लिया, मगर मैं माँ थी, औरत थी और फिर शख्सियत शनास थी। जान गई कि नाज़ली के दिल में कोई बात ज़रूर है जिसने उसे रोने पर मजबूर किया और उसकी शख्सियत इस कदर बदल गई। हालांकि नाज़ली के बाप ने खुद बताया था कि उसके मिजाज में नज़ाकत नहीं है। एक दिन मैं नाज़ली के कमरे में गई तो उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी। मैंने देखा कि वो सर पकड़े बैठी थी, उसे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने खुशखबरी सुना दी कि आप दादी बनने वाली हैं। इस खबर ने मुझे और भी खुश कर दिया, जबकि नाज़ली पहले से भी ज़्यादा मुरझा कर रह गई। उसकी परेशानी ऐसी थी
जो मुझे भी चैन न लेने देती। खुदा तो नहीं, मेरे दिल में 100 अंदेशे आने लगे। मैं कभी कभी अपने बेटे के मिजाज का सोचती तो काम कर रह जाती। मेरे बेटे को अगर नाज़ली के माजी के बारे में ज़रा सी भिनक भी पड़ जाती तो वो उसे छोड़ने में एक लम्हा न लगाता। बहरहाल ये मेरा ख्याल था, मगर मैं नाज़ली से अभी तक इस बारे में कोई बात न कर सकी थी, क्योंकि वो हर दम अपने कमरे में बंद रहती। तब एक दिन मेरी बेटी कबूतर और तोते ले आई। नाज़ली जानवरों से मोहब्बत करती थी, तभी वो परिंदों को पानी देने कमरे से बाहर आने लगी। ये देखकर मेरा भी हौसला बढ़ा। मैंने उसे अपने कमरे में बिठाना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता मेरी नाज़ली से दोस्ती हो गई। वो मुझे अपनी सहेली और अपनी माँ समझने लगी। मुझसे हर बात, हर दुख सुख कहने लगी। इन दिनों अपनी परेशानियाँ मुझसे कहती। तब एक दिन मैंने नाज़ली से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी माँ के जैसी हूँ। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी या उलझन है, तुम मुझसे कह सकती। करती हूँ कि अपने बेटे से कभी ये बात न कहूँगी और तुम्हारे लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करूँगी। नाज़ली मेरी बात सुनकर मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने का मतलब साफ यही था कि उसके माजी में कोई ऐसा वाक़या है जो उसे चैन से नहीं रहने देता। तब उसने अपनी बात का आगाज़ किया। जो कहानी उसने मुझे सुनाई वही आपको सुना रही हूँ। आप तो जानती हैं कि मेरे अब्बा किस कदर संजीदा तबीयत के मालिक थे, और फिर मेरी अम्मा मुझे जन्म देने के 1 साल बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। बाबा को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बेटा भी चाहिए था। तभी इन्होंने मेरी परवरिश बेटों की तरह शुरू कर दी। हालांकि मैं एक नाजुक कोमल सी लड़की थी, मगर बाबा ने मुझे सख्त जान बनाने के लिए बाहर घुमाना फिराना शुरू कर दिया। मुझे कपड़े भी लड़कों वाले पहनाए जाते, जबकि वो मुझे क्रिकेट वगैरह खेलने की इजाज़त देने के अलावा और भी ऐसी कई सारी चीज़ें करने पर मजबूर करते, जिससे मेरी तबीयत में लड़कियों की नज़ाकत ख़त्म होती गई और मेरा उठना बैठना, चलना फिरना लड़कों जैसा ही हो गया। मगर मैं नहीं जानती थी कि अब्बा के जानने वाले तो क्या, शहर का हर फर्द ये जानता था कि मैं अब्बा की बेटी हूँ। जाहिर है किसी लड़की की जिन्स आखिर कब तक छुपाई जा सकती है। जब मैं 13-14 साल की हुई तो मेरे जिस्म में आने वाली तब्दीलियों ने मुझे परेशान कर दिया। ऐसे में बाबा ने निहायत हिम्मत और हौसले से मेरा मान बढ़ाया। बाबा मुझ पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं करते थे। फिर एक दिन कहने लगे, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर का लड़का कमज़ोर पड़ने लगा है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ पर तुम्हारी दिन रात ऐसी तरबियत होगी कि तुम अपने अंदर की लड़की को भूल जाओगी। ऐसा करते हुए बाबा भूल गए थे कि मैं फितरतन एक औरत हूँ, और औरत को ज़माना हमेशा उसके अंदाज से, उसकी निगाहों से पहचान जाता है। बहरहाल बाबा पर मुझे लड़का बनाने की धुन सवार थी। तभी वो एक दिन मुझे एक ट्रक वाले के पास ले गए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ट्रक पर मेरा क्या काम, मगर चूँकि मैं बहुत से काम जानती थी, सफाई सुथराई से लेकर रंग लगाने तक के हुनर से मैं वाकिफ़ थी। तब बाबा ने ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो मुझे हर किस्म का हुनर सिखाए, इसके बदले भले वो उनसे रुपए ले ले, मगर वो मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल कर ले। ट्रक ड्राइवर ने मुझे सर से पाँव तक देखा और बोला, तुम्हारे बेटे में लड़कियों वाली बातें हैं, बेहतर है कि तुम इसे किसी और काम पर लगाओ। ट्रक का काम सख्त जान लोग करते हैं, ये ना हो कि कल को ये भाग जाए, फिर तुम मुझे मत कहना मैं यहाँ से भागने वालों को माफ़ नहीं करता। वो यूँ कह रहा था जैसे मुझे किसी रियासत का बादशाह बना रहा हो। बहरहाल अब्बा के मिन्नत करने से अपने हाँ काम पर रख लिया। मैं पहले तो लड़कों में खेलती कूदती बड़ी हुई थी। लड़कों के साथ मेरी दोस्ती भी होती और मैं भी बिना किसी डर खौफ के इनके साथ रहती। लेकिन अब मामला कुछ और था। यहाँ पर इंतहाई करख शक्लों वाले बड़े बड़े कद बुत वाले ड्राइवर थे, जिनको देखते ही मेरी जान निकलती। मेरे अंदर की लड़की यहाँ आकर मजबूत होने की बजाय और कमज़ोर पड़ने लगी। मैं बाबा को कोसने लगी कि वो मुझे कहाँ छोड़कर चले गए हैं। इन लोगों में तो इंसानियत नाम की चीज़ न थी। ये दिन भर गंदी गंदी गालियाँ एक दूसरे को बकते और कभी भी कोई बात शराफत और नरमी से ना करते। झूठ बोलना तो इन लोगों की आदत थी। इनकी हर बात में करख्तगी और सख्ती थी। मैं इस माहौल में रचना बसना नहीं चाहती थी। मैं ज़िंदगी में कुछ मुख्तलिफ करना चाहती थी, मगर आफरीन है बाबा पर
इन्होंने तो मेरी एक बात न सुनी और मुझे वहीं पर इन ड्राइवरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मैं इन लोगों से खुलकर बातचीत भी ना कर पाती कि ये मुझे पहचान जाएंगे, और अगर ज़्यादा दूर भागती तो जाहिर है मेरा काम मुतासिर होता। सो मैंने सोचा किसी शख्स को एतमाद में लेकर उसे अपनी हकीकत बता देती हूँ ताकि वो मेरा ख्याल करे और मेरी मजबूरियों को समझे। इन ड्राइवरों में कामरान नामी एक लड़का भी था जो कम उम्र था। ये भी गालियाँ वगैरह ना देता था, ड्राइवरी के ग्रुप में ज़रा नया नया ही लगता था। एक दिन हम लोग बैठे चाय पी रहे थे। कामरान ही साथ बैठा गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। कहने लगा, तुम बाकी लड़कों से कुछ मुख्तलिफ लगते हो। तब उसकी नज़रों में अपने लिए अजीब से जज्बात देखे। मुझसे रहा न गया, मैंने उसे अपनी हकीकत बता दी, ये सोचकर कि शायद वो मुझे इस बात पर दाद देगा कि लड़की होकर मैं बहादुरी वाले काम कर रही हूँ। बहरहाल औरत तो औरत होती है। मैंने भी उसकी शाबाशी की तलब में अपनी सारी राम कथा उसके सामने रख दी। बस फिर क्या था, यहीं से मेरी बदनसीबी का आगाज़ हुआ। अगले दिन मैं काम पर गई तो कामरान के तेवर बदले बदले से थे। मैं उससे जो भी बात कहती वो बकौर मुझे देखता। अब मुझे लगने लगा कि कामरान को ये बात बताकर मैंने गलती कर दी है। अपनी हकीकत बताकर मैं उससे थोड़ा बहुत डरने भी लगी थी। वो मेरे इस डर से महसूस होता और बार बार मुझसे कोई ऐसा काम कहता जो मैं ना कर पाती। एक दिन मैं किसी काम से अंदर वाले कमरे में गई जहाँ पर ड्राइवरों का सामान वगैरह रखा होता था। तब मैंने देखा कामरान मेरे पीछे पीछे आया। मैंने इसे मामूल के मुताबिक समझा और अपने काम में मसरूफ़ हो गई, मगर थोड़ी देर में कामरान मेरे कमरे में मौजूद था। यही नहीं, इसने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखकर मैं सहम गई। वो मेरी तरफ देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा। कामरान, ये क्या बदतमीज़ी है? मैंने हिम्मत से कहा, बदतमीज़ी नहीं है मेरी जान, मैं तो तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे मुँह नहीं लगाती। अच्छी भली तो शक्ल है तुम्हारी, कितनी खूबसूरत हो तुम, ये देखो। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा तो मुझे उस गलीज़ चेहरे से ही नफरत होने लगी। अगरचे मैं लड़की थी मगर लड़कों के हुलिये में पली बढ़ी थी। इतनी कमज़ोर न थी कि वो आसानी से मुझे रौंद कर चला जाता। मैंने पास पड़ा लोहे का रॉड उठाया और उसके सर पर दे मारा। वो दर्द से तिलमिला कर रह गया। उसने अपना सर पकड़ लिया। मैंने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर को भागी। सामने ही एक आदमी खड़ा था। ये ट्रकों में पेट्रोल डालने का काम करता था। इसके सामने भी मेरा राज अफशा होते होते बचा, या फिर शायद इसे मेरी आधी हकीकत का इल्म हो गया था कि मेरे बाल खुले थे और मैं बहुत घबराई हुई थी। वो मुझे देखकर अजीब नज़रों से घूरता चला गया। मैं वहाँ से चली आई और सीधा अपने घर आ गई। घर आकर अब्बा से कहा कि अब्बा, आज के बाद मैं उस गलीज़ जगह पर नहीं जाऊंगी। वहाँ इंतहाई सख्त और गंदी तबीयत के मालिक लोग हैं। आपने अपनी बेटी को वहाँ क्यों छोड़ा बाबा? मैं रोने लगी, मगर बाबा पर मेरी किसी अर्जी का असर न हुआ। कहने लगे कि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता हूँ कि तू ज़माने से लड़ना सीख ले। अगर यूं ही नज़ाकत वाली बातें करती रही तो दुनिया तुझे रौंद कर चली जाएगी। मैं अब्बा को वो बात ना बता सकती थी जो वाक़या मेरे साथ वहाँ पर पेश आया था। तब मैं अपनी फुप्पो के घर चली गई। फुप्पो अब्बा को काफ़ी समझाती रहती थी। पहले भी कई बार अब्बा से इस बात पर लड़ चुकी थी कि वो मुझे ज़नाना कपड़े लेकर दें और मुझे लड़कों की तरह ना पालें, मगर अब्बा पर किसी बात का असर नहीं होता था। बहरहाल उस दिन मैंने फुप्पो से अर्ज़ी की कि वो आकर बाबा को समझाएं, मगर उस दिन फुप्पो की अपनी बेटी बीमार थी। वो माजरत करने लगी, बोली कि मैं आज तो नहीं आ सकती, कल आकर तुम्हारे बाप की खबर लेती हूँ। उस दिन मजबूरन मुझे यूं ही घर आना पड़ा। अगले दिन मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जाते जाते अब्बा मुझे मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए। बोले, तू कामचोर है, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। मगर अब्बा क्या जानते कि वहाँ पर मेरे साथ क्या रवैया पेश आता है, और इसीलिए मैं उस जगह से दूर भागती हूँ। अब्बा के जाने के बाद मुझे हर नज़र बदली बदली सी महसूस होने लगी। मुझे लगता जैसे सब लोगों को मेरी हकीकत मालूम हो गई है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। कामरान ने ज़ख्म लगने के बाद सबको मेरी हकीकत के बारे में बता दिया। इस बात से मेरे एतमाद में कमी वाक़ई हो गई। वहाँ पर मौजूद हर शख्स मेरी हकीकत जान चुका था।
آج تو میرے لیے یہاں پر دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں لگا جیسے میں 2 پل بھی یہاں رہی تو میری عزت پر آنچ آ جائے گی۔ ان لوگوں کے رویے بدل چکے تھے۔ تب میں نے وہاں سے کھسکنا ہی مناسب سمجھا۔ گھر آ کر میں بستر پر لیٹ کر خوب روئی۔ عورت جتنا مرضی اپنے اوپر لبادے چڑھا لے، جب تک اسے مرد کا سہارا میسر نہ ہو وہ معاشرے کے بھیڑیوں اور درندوں سے نہیں بچ سکتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج ابا سے آخری بار بات کر کے رہوں گی۔ میں مر بھی جاؤں تو وہاں نہ جاؤں گی۔ ان لوگوں کی نگاہیں مجھ سے برداشت نہ ہو رہی تھیں۔ ویسے بھی ان دنوں میری عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ اب میری عورت بننے کے فرق کو چھپانا مشکل تھا۔ شام کو پھپھو آ گئی۔ مجھے بیمار اور روتا دیکھ کر مجھے تسلی دینے لگی۔ بولی میں تیرے باپ کو سمجھاؤں گی، تو فکر کیوں کرتی ہے؟ شام کو ابا آئے تو پھپھو نے ابا کی خوب خبر لی۔ انہیں بتایا کہ وہ مجھے آگ کے دریا میں جھونک رہے ہیں۔ تب بابا کو احساس ہوا کہ وہ میری جنس بدلنے کے چکر میں مجھ پر کتنے ظلم ڈھا چکے تھے۔ اس دن کے بعد سے ابا بالکل ہی بدل گئے۔ پہلے وہ مجھے لڑکیوں جیسے کپڑے پہننے نہ دیتے تھے، اب انہوں نے مجھ پر اور ظلم و ستم شروع کر دیے۔ مجھے لڑکی بنانے کے لیے مجھے لمبے لمبے کپڑے لا کر دیے اور گھر کے کاموں پر بھی زور دینا شروع کر دیا۔ ابا تو ایسا برتاؤ کر رہے تھے جیسے میں نے جان بوجھ کر یا ان سے ضد میں آ کر اپنا حلیہ بدلا ہو۔ پیار سے پیش آنے کی بجائے بابا نے مجھ پر سختی شروع کر دی۔ اس بات کا مجھ پر بہت منفی اثر ہوا، اور پھر ستم یہ کہ انہوں نے جلد ہی میرا رشتہ ڈھونڈ کر میری بات پکی کر دی۔ اب آپ ہی بتائیں، اتنی بڑی تبدیلی کے بعد میں نارمل کیسے رہوں؟ میں اپنی جان کی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ میں آج بھی خود کو مضبوط محسوس کرتی ہوں، مگر بابا کے رویے نے مجھے توڑ ڈالا ہے۔ نازلی یہ کہتی خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ میں نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بہو کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے۔ زندگی نے اس کے ساتھ جو بھی کیا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آج نازلی میرے ساتھ میری بیٹی بن کر رہ رہی ہے۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنا راز آپ سے کہہ کر دل کا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر لیا۔ تو میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ نازلی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا جو اس کی ازدواجی زندگی میں زہر گھول دیتا، ورنہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ خدا جانے زمانہ کیا کیا ستم کرتا ہے۔